गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एनएचएम एनएम भर्ती कटऑफ 2025 को लेकर। जो बिहार में 5006 पदों पे एनएम की भर्ती निकल के आई हुई थी, उसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। फाइनल आंसर की भी आज की डेट में रिलीज हो चुकी है। तो आंसर की आने के बाद कितनी जा सकती है एनएम की कटऑफ, ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में ये भी बात करेंगे कि जो पेपर में प्रश्न आए हुए थे वो कहाँ से उठाए गए थे, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। पूरा का पूरा पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं सभी शिफ्ट का, ठीक है, सभी शिफ्ट का। अगर आप यूपी ट्रिपल एनएम 5272 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और हल्के में लेके ना चले भैया। शेरनी बैच में किस लिए लेके आया था? शेरनी आपको बनाने के लिए लेके आया था, उसका नाम ही है शेरनी बैच। अगर आप शेरनी बैच पढ़ लेते हो तो आप अपने आप में एक शेरनी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेरनी बन जाएंगे। किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा, हर एक प्रश्न का बहुत ही आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे। और शेरनी बैच में खूबी क्या थी कि पूरी की पूरी थियरी पढ़ाई गई है, कंप्लीट थियरी, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे आप सभी का सवाल आता है, सर 38 टॉपिक, सर 38 टॉपिक, बार बार हम बोलते हैं कि 38 टॉपिक क्यों पढ़ना, पूरी की पूरी किताब ही पढ़ो ना। जो आपके एकेडमी में 6 किताबें चलती हैं, उन 6 किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए। हमेशा के लिए हर एक पेपर में काम देगा वो। यूपी ट्रिपल में ही नहीं, कहीं पे भी आप देने जाएंगे वहाँ पे भी आपको काम देने वाला है। अभी मुख्य सेविका की भर्ती आएगी यूपी ट्रिपल में, वहाँ पे भी आपको वही कंटेंट काम देगा, कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा। थियरी आप पढ़े रहेंगे तो आपकी भर्ती परीक्षा में जो हेल्थ प्रमोशन का टॉपिक है, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन से जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट वाले हैं और भी हैं, पोषण से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, ये आपके मुख्य सेविका में बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 प्रश्न पोषण वाले टॉपिक से मुख्य सेविका में पूछे जाते हैं, वो भी आसान आसान, इतना आसान कि आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि क्या इस तरीके के भी एग्जाम में प्रश्न बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। यहाँ पे जो भी, अब मैंने स्पेशल बिहार के लिए तो तैयारी नहीं करवाया था, लेकिन अगर बिहार के कैंडिडेट हमारा कंटेंट मिल गया होता उनको, भाई जो 60 नंबर का प्रश्न आया था ना, 60 में 59 से लेके 60 प्रश्न कर लेते। एक दो प्रश्न गलत करके आते, किस लिए? थोड़ा इधर उधर समझने में या फिर जल्दबाजी में ऐसे गलत करते। वैसे जल्दबाजी क्या यार, 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे में 60 प्रश्न बनाना, खूब अच्छे से बना के आते। हालांकि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगी क्योंकि बहुत ही आसान पूछा गया है, बहुत ही लेवल आसान पूछा गया है। ये दीप सिक्का इनका नाम है, ठीक है। और भैया ये यूपी ट्रिपल की तैयारी करती हैं, ठीक है। अब पता नहीं शेरनी बैच ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। इन्होंने 54 किया है आउट ऑफ 60 में। इनका 60 नंबर के 60 प्रश्न में से 54 प्रश्न सही हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि कैंची जैसे तेज औजारों को धार मंद होने से बचाने के लिए कौन सी विसंक्रमण विधि आदर्श है, ठीक है। जैसे जो भी कैंची रहते हैं, ठीक है, काटने वाले, चाहे वो गॉस काटना हो या फिर पट्टी काटना हो या फिर टिश्यू काटना हो, तो वो आप उसको स्टेलाइजेशन कैसे करेंगे, विसंक्रमण उसको कैसे करेंगे, ठीक है, यही पूछा जा रहा था। तो अब यहाँ पे ऑक्टोक्लेव हमको पता है ऑक्टोक्लेव, लेकिन हमने जब आपको शेरनी बैच का थियरी पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमने आपको एक ही चीज़ बताया था कि ऑक्टोक्लेव का जैसे ही आपके दिमाग में ऑक्टोक्लेव आता है, तुरंत आपके घर में रखे कुकर पे ध्यान जाना चाहिए कि हमारे घर में कुकर रखा है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आप बोलोगे कि सर वो प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। किसके सिद्धांत पे? प्रेशर के सिद्धांत पे। जैसे आपका कुकर रहता है वो प्रेशर के ही सिद्धांत पे रहता है ना, सीटी मारती है, 3 सीटी दिया तो समझ जाना है कि हाँ दाल पक गई है, 2 सीटी में हाँ समझ जाना है कि चावल पक गई है, चावल पक गया है। तो उसी अनुसार यहाँ डायरेक्टली पूछ लिया, यहाँ ना दिया नहीं गया है कि भैया बता दो ऑक्टोक्लेव, नहीं, डायरेक्ट थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा, कि वाष्प दाबी विसंक्रमण, मतलब कि ऑक्टोक्लेव के सिद्धांत पे। अच्छा, क्या आप शेरनी बैच में ये चीज़ पढ़ाए हो? सर बिल्कुल, हम क्यों नहीं पढ़ाए यार, एक एक चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, दिखा भी देते हैं आपको। पूरा का पूरा प्रश्न आया हुआ है शेरनी बैच से। यहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया था कि भैया जब आप स्टेरिलाइजेशन करने जा रहे हो, तो जैसे कि ऑक्टोक्लेव का एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, शेरनी बैच का ही है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन वाला जो टॉपिक था वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है पीएससी विषय में, ठीक है, पीएससी विषय में। तो ऑक्टोक्लेव में सर्जिकल चाकू को रोगाणु मुक्त करना। अब इसी ऑक्टोक्लेव से बहुत सारे प्रश्न बने थे, ठीक है। एक प्रश्न यहीं पे बना था, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये हेडिंग वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, एंटीसेप्सिस। यहाँ से भी पूछा गया था कि एंटीसेप्सिस
मतलब किस प्रकार से अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना, एंटीसेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित ऊतक, ध्यान में रखना, जीवित ऊतक जैसे त्वचा हुआ, ठीक है, त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाता है। ये भी प्रश्न पूछा है एंटीसेप्सिस से, दिखाता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे पूछा है ना, यहाँ पे पूछा है कि भैया हाथों को, ठीक है, हाथों को एंटीसेप्सिस प्रतिरोध के लिए अल्कोहल आधारित विलयनों की तुलना में क्लोरोहेक्सिडिन का मुख्य लाभ क्या है? यह त्वचा पर अवशिष्ट गतिविधि प्रदान करता है, ठीक है। ये एंटीसेप्सिस से ही प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया, जीवित ऊतक। अब हाथ की बात आ रही है तो हाथ क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, हाथ क्या है, जीवित ऊतक है ना, ठीक है। ऑप्शन में ही दिख रहा है कि यह त्वचा पर एंटीसेप्सिस की, अब यहाँ पे कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, आप कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट देख लेना कि एंटीसेप्सिस की बात बोली गई है तो मतलब जीवित ऊतक पे काम करता है एंटीसेप्सिस। तो हमारा हाथ क्या है, जीवित टिश्यू ही है, ठीक है। तो यह त्वचा पर अवशिष्ट गतिविधि प्रदान करता है, ठीक है। श्रेणी बेच में यहाँ पे सीधा एंटीसेप्सिस हेडिंग डाला गया है और तुरंत यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए एंटीसेप्सिस क्या है सर, यह वह प्रक्रिया जिसमें जीवित ऊतक ऊतक जैसे त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाता है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जीवित शरीर पर लागू होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। उदाहरण के तौर पर सर्जरी से पहले त्वचा पर स्प्रिट या फिर डेटॉल लगाना, ठीक है। पे हमने आपको एंटीसेप्सिस और स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस भी बताया था कि भैया स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, एंटीसेप्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे अंतर भी दोनों में हमने बता दिया था कि एंटीसेप्सिस जीवित ऊतकों पर किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है लेकिन बीजाणु नष्ट नहीं करता है। एंटीसेप्सिस से बीजाणु मतलब जो स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वहीं पे स्टेरिलाइजेशन आप जब आप करते हो तो वहाँ के जो स्पोर्स रहते हैं, बीजाणु रहते हैं, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने अंतर भी बताया था अच्छे से। ये वहीं वहीं से स्टेरिलाइजेशन से ही, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन से ही 3-4 प्रश्न आए थे, ठीक है। और श्रेणी बैच में अच्छे से पढ़ा गया, जिसको समझ में नहीं आ रहा था बुक से वो श्रेणी बैच से पढ़ के अच्छे से समझ लिया था। देखिए पूछा गया है कि भैया स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में धातु के औजार कैंची चिमटी, इससे आप क्या करते हो भैया, ऑटोक्लेव करते हो, ठीक है। तो ऑटोक्लेव मतलब अब सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे ही हमने बोला कि धातु के औजार जैसे कि कैंची हुआ, चिमटी हुआ, इसको आप विसंक्रमित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अनुशंसित विधि कौन सी होगी? अब सीधा आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन में आप देख रहे हो कि लवण विलियन में स्टोर करना हो ही नहीं सकता। केवल मैंने आपको एक चीज़ और भी एक ट्रिक बता के रखा है कि जिस भी ऑप्शंस में केवल वर्ड दिखते हैं, केवल वर्ड, ठीक है, वो मैक्सिमम उत्तर का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो गलत ही होते हैं ऑप्शंस, ठीक है, उसको आप ध्यान मत देना, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये कर देना, 5 मिनट के लिए उबालना, ऐसे भी नहीं, ये तो वैसे ही गलत है 5 मिनट के उबालना। भैया 5 मिनट के उबालने से थोड़ी ना आप कैंची या फिर चिमटी जो धातु की चीज़ें इनको थोड़ी ना आप स्टेलाइज कर पाओगे। तो आपका सीधा दिमाग में आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव हमने बताया क्या कि 15 से लेकर 20 मिनट के लिए कितने दाब पे, 15 पे, और कितने सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर कितना, 121 सेंटीग्रेड पे वाष्प दाबी विसंक्रमण करना। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये भी मैंने पढ़ाया है, सेनी बैच में ही पढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि भैया ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव में 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन गया है, ठीक है। ये आसान प्रश्न दूसरा यहाँ पे आसान प्रश्न है कि बच्चे में अत्यधिक प्यास लगना, मुख का सूखना, ध्यान में रखना है, मुख का सूखना और कम मूत्र आना तथा नेत्रों का गंभीर होना किसके लक्षण है? सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सेंडी बैच पढ़ा रहा था, वहीं पे मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, कि डायरिया वाले टॉपिक में अच्छे से बताया था कि बार बार पतला मल त्याग, पेट में दर्द, भूख ना लगना, अधिक प्यास, ठीक है, निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी, थकान, चिड़चिड़ापन, ठीक है, ये चीज़ें मैंने अब बहुत ही अच्छे से पढ़ा के रखा है। तो पूरा का पूरा सैनी बेस से ही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी प्रश्न सैनी बेस से डायरेक्ट उठाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक प्यास लगना भी मैंने आपको दिखाया सैनी बेस का। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए केएमसी से प्रश्न बहुत भर भर के पूछा है कि भैया कंगारू मदर केयर का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से क्या है? दिक्कत है ही क्या, करने में क्या दिक्कत है? शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए शिशु को उष्मा यंत्र इंक्यूबेटर में रखना, गलत, बिल्कुल गलत। 7 दिन तक आयु तक की शिशु को माँ से पृथक कक्ष में रखना, गलत। शिशु को माँ के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क, हाँ, ठीक है, यही तो सही है उत्तर। अच्छा सर आप सैनी बैच में पढ़ाए हो? बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ाया हूँ, बहुत। ये देखो सैनी बैच का ये डायरेक्ट बना है प्रश्न यहाँ से ना कि केएमसी क्या है और इसका महत्व क्या है। तो कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल का तरीका जिससे शिशु
शिशु को माँ के सीने पर त्वचा, ठीक है, संपर्क में रखा जाता है। प्रक्रिया भी मैंने बताया है, समय भी बताया है, कितने देर तक, 1 घंटे तक, ठीक है। महत्व भी बताया है, क्या महत्व है केएमसी का, शिशु का टेम्परेचर नियंत्रित करना, ठीक है, स्तनपान को बढ़ावा देना, माँ शिशु के बीच भावनात्मक लगाव को बढ़ाना। तो एक एक प्रश्न मैं दिखाने लगूंगा ना भैया, तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। एक एक प्रश्न पूछा गया है, सेनी बेस से पूछा गया है। ये देखिए बिल्कुल कॉमन सा सवाल पूछ लिया है। वहाँ पे भी मैं जब आपको 38 टॉपिक पढ़ा रहा था, वहाँ पे भी मैंने एनम एनम के लिए क्या उत्तरदायित्व है, भूमिका क्या है, वो भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है ही नहीं। एक छोटी सी ट्रिक हमने और भी बताया था, जैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं है कि भैया इसका उत्तर क्या है, ठीक है, आप पढ़े ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप ऑप्शन पे निगाह मारिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे उसी को आंख बंद के टिक कर देना, वो भी सही हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि क्लिनिकल बेस पे जो प्रश्न आते हैं वो, ठीक है, जैसे क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग पर्पज से, या फिर भूमिका, या फिर इम्पोर्टेंट के बारे में जो भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको उत्तर नहीं पता है, ठीक है, आप कुछ पढ़े ही नहीं है, तो तुक्का मारना है, आपको तुक्का मारना है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको देखना है, चारों में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, उसी पे टिक मार देना, वो वैसे भी आपका सही हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है। अगर आप यूपी SSC एनएम में अगर हमारे चैनल से पढ़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो दुख मुझे होगा कि मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से गाइड किया हूँ, ट्रिक जहाँ बतानी है वहाँ ट्रिक बताया है, हर एक चीज़ समझाया है। अगर तब भी आप ये देखिए, ये भी मैंने संचार वाला पढ़ाया हूँ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में बताइए संप्रेषर का उपागम नहीं है, ठीक है। तो संप्रेषर जब भी देने जाते हो तो संचार किस तरीके से दे सकते हो, लिखित रूप से दे सकते हो, मौखिक रूप से भी दे सकते हो, कुछ विजुअल तरीके से भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे टेलीपैथी लिखा गया है, गलत। सीधा ऐसे कॉमन सा दिमाग लगाना है, गलत। मैंने आपको पढ़ाया है, संचार वाला टॉपिक सेनी बैच में ही पढ़ाया है, पूरी की पूरी थियरी पढ़ाया है भैया। एक एक प्रश्न मैं दिखा सकता हूँ अच्छे से। ये देखिए केएमसी का दूसरा प्रश्न उसी उसी शिफ्ट में केएमसी से 2 प्रश्न बना। केएमसी से देखिए, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वही भैया शिशु को अच्छी तरह से ड्राई करें, माँ के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क को बढ़ावा दें, मतलब केएमसी मेथड अपनाना है। अब देखिए यहाँ पे भी सवाल कॉमन सा सवाल है, ठीक है, कॉमन, बस थोड़ा सा कॉमन सा दिमाग लगाना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में, बहुत से लोग ऐसे इसको गलत भी कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि भैया कॉमन सा सवाल पूछा गया है कि किस आयु वर्ग में प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो बच्चे में ही होती है। जैसे कि बच्चे अभी नवजात, जैसे 2.5 से लेकर 3 केजी का बच्चा है, तो उसको 600 लगभग चाहिए, 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब अब इसमें डिवाइड करना तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही निकल के आएगा। वहीं पे अब जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि अब एडल्ट का निकालना है, ठीक है, एडल्ट के लिए कितना चाहिए, मैं आपको पैराग्राफ में ही दिखा के बता दे रहा हूँ, जो मैं सेनी बैच का टेबल दिया था याद करने के लिए। ये सेनी बैच में मैंने दिया था, पोषण वाले टॉपिक में दिया था, ठीक है। ये भैया इस टेबल को याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 केजी है, 3 केजी पे आप 600 किलो कैलोरी दे रहे हो, वहीं पे आप 2200 केजी पे, ठीक है, भार 2200 केजी पे आप 2100 दे रहे हो, तो किसका ज़्यादा हो रहा है, बच्चे का ही ज़्यादा हो रहा है, शिशु का ही ज़्यादा हो रहा है ना, निकल के आ रहा है। डिवाइड करके देख लेना, एवरेज जो निकल के आएगा समझ में आ जाएगा। तो कॉमन सा दिमाग लगा के इसका उत्तर देना था। ये सेनी बैच का ही टेबल मैं दिया हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न, जब मैं प्राथमिक आपका प्राइमरी हेल्थ केयर विषय करवा रहा था, पीएससी विषय करवा रहा था, ठीक है, पीएससी विषय करा रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था टीएलसी का फुल फॉर्म, बीडी का फुल फॉर्म, ओडी का फुल फॉर्म, सब कुछ बताया था। तो टीएलसी मतलब टोटल ब्लड काउंट होता है। यहाँ पे इन्होंने टीएलसी में क्या किया, इन्होंने केवल टीसी का फुल फॉर्म पूछा, ठीक है, यल का नहीं पूछा, इन्होंने डायरेक्ट टीसी का पूछ लिया, तो टोटल काउंट, ठीक है। बहुत ही कितना आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये भी सेनी बैच का डायरेक्ट प्रश्न बन गया है, ये डायरेक्ट कि बताइए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का आकलन करने के लिए प्राय किस माप का उपयोग किया जाता है। सेनी बैच का डायरेक्ट लाइन ही पूछ लिया है, डायरेक्ट लाइन सेनी बैच का। ये देखिए यहाँ पे सीधा लिखा है ना कि भैया 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, तो यहाँ पे बोला गया कि नियमित वृद्धि जांच करना, वजन, लंबाई और मध्य बाह प्रधि मापना, मध्य बाह प्रधि मापना। डायरेक्ट लाइन ही सेनी बैच का ही लाइन पूछ लिया है, दिख रहा है ना, डायरेक्ट लाइन है कि नहीं। मिड अपर आर्म
ठीक है, मध्य प्रगंड की परिधि। तो हिंदी इतनी डिफिकल्ट रहती है तो इंग्लिश में आप लोग ज़्यादा देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। जो हिंदी नहीं समझ में आता है उसको इंग्लिश में देखा करें, ठीक है। तो सामुदायिक दौरे के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण का आकलन करने के लिए प्राय किस माप का उपयोग किया जाता है? ये डायरेक्ट लाइन ही है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न, ये भी सैनी बैच का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन है। जब वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था तो डायरेक्ट एमसीक्यू में भी ये प्रश्न बनाया था, तो डायरेक्ट एमसीक्यू का ही इन्होंने पूछ लिया कि भैया स्वास्थ्य देखभाल स्थापन में उपयोग की गई सुई का निपटान का सही तरीका क्या है? सैनी बैच का डायरेक्ट प्रश्न है ये। मेरे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा है भैया क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन नंबर बी पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में भी बताया गया सुइयां ब्लेड जैसी नुकीली वस्तुओं को छेद रही कंटेनर में डालकर ऑटोक्लेविंग या फिर माइक्रोवेविंग की जाती हैं। तो डायरेक्ट सैनी बैच का ये इन्होंने उठा लिया, एमसीक्यू हमारा ही डायरेक्ट सैनी बैच का जो है एमसीक्यू हमने बताया पढ़ाया था, वहाँ से डायरेक्ट बना लिया प्रश्न। देखिए ये तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया WHO के अनुसार कितने समय तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। डायरेक्ट सैनी बैच का ये भी है। जब मैंने 6 महीने वाले हेडिंग में डाल के पढ़ा रहा था कि देखिए जन्म से लेकर 6 महीने तक, तो सीधा लिखा है कि 6 महीने तक केवल स्तनपान, पानी भी नहीं करवाने की सलाह, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था। अब देखिए ये पोषण वाला जो पढ़ा रहे थे हम, पोषण वाला टॉपिक, तो वहाँ से ये प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न, और दो टाइप के प्रश्न बने हैं। एक आपका भाप में पकाना पूछा है, एक रोस्टिंग मतलब आपको भूनने वाले प्रश्न में पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है कि सब्जियों में अधिकतम पोषक तत्वों के प्रतिधारण के लिए खाना पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम विधि है? तो भैया सबसे सर्वोत्तम विधि है कि भाप में पकाना, ठीक है, स्टीमिंग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका फोर्थ सही है। ये देखिए यहीं पे मैं देखिए ये उसका स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया ये, लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग का लिया हूँ। देखिए नीचे रोस्टिंग फिर फैट कुकिंग सबके बारे में बताया हूँ। रोस्टिंग के बारे में बताया हूँ कि खाद्य पदार्थ को सीधा आग पर पकाना, आग पर पकाना, सीधा आग पर पकाना, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो सीधा आप आग पे हिट, उसको डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट हिट उसी पे दे रहे हो, ठीक है। तो रोस्टिंग जैसे कि धातु पर भूनना, पैन रोस्टिंग हो गया, कई प्रकार के होते हैं। भुट्टा या बैगन भूनना, तवे या कढ़ाई पर गर्म धातु की मदद से पकाना, उदाहरण के लिए तवे और रोटी पर सूजी भूनना, तंदूर में पकाना, ठीक है। तंदूर ओवन या तंदूर में गर्म हवा से पकाना, उदाहरण के तौर पर केक, बिस्किट या नॉन बनाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें सैनी बैच में सब कुछ पढ़ाया गया है। देखिए पूछ लिया ना कि निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क उष्मा पाक क्रिया विधि है? शुष्क मतलब ड्राई हीट, डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक, उस पर। तो क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया आपका, ड्राई हीट। यही जैसे बैगन को भून रहे हो, को आप पका रहे हो, भुट्टा भूज रहे हो, ठीक है, बैगन को भूज रहे हो या फिर आलू को डायरेक्ट रोस्ट कर रहे हो, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट आपका क्या है, जो डायरेक्ट आप वस्तु को डायरेक्ट उसी में हीट दे रहे हो, तो क्या कहलाता है, ड्राई हीट कहलाता है, ठीक है। तो शुष्क उष्मा प्रक्रिया विधि। कहने का मतलब क्या, अब मैं पूरा का पूरा प्रश्न नहीं, अब पूरा का पूरा प्रश्न दिखाएंगे तो भैया 60 प्रश्न है, हर एक शिफ्ट का बताने लगेंगे, एक एक सैनी बैच को ढूंढने लगेंगे। तो आप इतना ही विश्वास रखो कि सर सैनी बैच पढ़ाए हुए हैं तो कुछ से सोच समझ कर पढ़ाए हुए हैं, और पूरा का पूरा प्रश्न सैनी बैच पूरी की पूरी थियरी पढ़ा दिया गया है। तो भैया प्रश्न बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम बनाएं तो कहाँ से बनाएं। हमको जब हम आपको पूरी थियरी प्रोवाइड कर दिए हैं, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट के, तो फिर सारे के सारे प्रश्न तो फंसना ही फंसना है ना, उससे बाहर तो नहीं जा सकता है। और बिहार में तो भैया इस बार एनएचएम, बिहार ही क्या, जो यूपी के भी एनएचएम की भर्ती आती है वहाँ पे भी वहीं से ही प्रश्न बने हैं। अब इतना डिफिकल्ट जो लोग पढ़ा रहे हैं, अभी आप देखेंगे और भी चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे आपको इतना डिफिकल्ट पढ़ाया जा रहा है, नो आपकी ये बेसिक चीज़ें आप भूल जाओगे, 100% बेसिक चीज़ें गलत करके आओगे। जो भी आप डिफिकल्ट के चक्कर में हैं बहुत कठिन आएगा, भैया कठिन नहीं आएगा, आपके यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत ही आसान आएगा, लेकिन पैटर्न अलग आएगा, पैटर्न डिफिकल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपके यूपी में 5 ऑप्शन आएंगे, यहीं पे एक 5वां ऑप्शन लिख देगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कुछ प्रश्न मिलान वाले आ जाएंगे, पूछ लेगा निम्नलिखित में, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया, ठीक है, ऐसे ये ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी वस्तु किस विधि से पकाई जाती है। ऑप्शन दे देगा रोटी, फिर ऑप्शन दे देगा चावल, ऐसे लिख देगा, फिर एक सही से मिलान करिए। फिर रोटी को आप किसके माध्यम से, रोस्टिंग के माध्यम से पकाते हो, चावल को किसके माध्यम से, बॉइलिंग के माध्यम से, ऐसे करके पूछेगा। तो
तो वो वैसे उस तरीके से प्रश्न आपके यूपी में आएंगे, लेकिन लेवल बहुत ही आसान आएगा, बहुत ही आसान आएगा। इतना आसान आएगा कि आप उस चीज़ को स्वीकार भी नहीं करें कि लेवल इतना आसान आप पूछ सकता है। हाँ, पैटर्न डिफिकल्ट रहेगा, पूछने का तरीका यूपी में अलग रहेगा, क्योंकि वो एजेंसी का रिकॉर्ड ही है, जो एजेंसी आपका पेपर करवाने वाली है यूपी में, ठीक है, यूपी SSC का, उसका रिकॉर्ड ही है पैटर्न को थोड़ा घुमा के पूछना। जैसे यूपीएससी के पेपर आते हैं, बैंकिंग के पेपर आते हैं, तो घुमा के पूछा जाता है। लेवल नहीं डिफिकल्ट करेंगे, लेवल बहुत ही आसान रखेंगे, लेकिन मेथड उनका अलग रहता है, पूछने का तरीका अलग रहता है। जैसे मैं टेस्ट में आपको देता हूँ, टेस्ट में आप बोलते हो कि सर आप जो सैनी बैच पढ़ाए हो उससे तो डायरेक्ट प्रश्न क्यों नहीं बनाते हो, उससे डायरेक्ट प्रश्न क्यों बनाए, घुमा के हम पूछेंगे। हम आपकी देखते हैं कि आप किस तरीके से थियरी पढ़े हो, थियरी नहीं पढ़े हो, एमसीक्यू रटे हो, तो भैया उद्धार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। थियरी से पढ़ने से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत है? सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्ग सग सगर्भता के दौरान शरीर क्रियात्मक अरक्ता का क्या कारण है? एनीमिया पूछा जा रहा है सीधा, कि भैया ये मैंने आपको जब एक पढ़ाया था कि भैया कि एक टॉपिक मैंने क्लिप भी आपको भेजा था, ग्रुप में ही भेजा था वहाँ पे, कि एनीमिया में किस तरीके से एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। आपका आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी में एचबी क्यों कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि आरबीसी की संख्या भले ही बढ़ जाएगी, लेकिन एचबी कम हो जाएगी, उसका रीजन है आयतन में वृद्धि हो रहा है। और चीनी और शरबत का एग्जाम्पल भी दिया था, तो वहाँ पे देखिए प्लाविका के आयतन में वृद्धि, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कुछ डिफिकल्ट हीमोडाइल्यूशन, ठीक है, वृद्धि के कारण हीमोडाइल्यूशन, वही वही भी भैया की हीमोग्लोबिन में कमी, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो इसको। हीमो का मतलब ही होता है हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, एचबी की बात हो रही है। ये देखिए आंगनवाड़ी केंद्र पर रखे जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्य कार्ड को क्या कहा जाता है? अभी मैं आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, वहाँ पे भी मैंने ये सैनी बैच में ही बताया था कि एमसीपी, ठीक है, जिसको आप मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बोलते हैं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट ने बताया था। ये देखिए टीबी का डॉट्स थेरेपी, ये तो ना जाने कितनी बार एमसीक्यू टेस्ट में भी दिया हूँ प्रश्न, बहुत सारा दिया हूँ टेस्ट में भी। कितना आसान प्रश्न, ये देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं भैया? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहाँ होता है? एम्पुला में, फिलिपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। जन्म पंजीकरण में एएनएम की भूमिका क्या है? देखिए बड़े ऑप्शन हमने आपको बताया है, जो भी जैसे कि भूमिका, उपयोगिता, क्या तकनीक अपनानी चाहिए, कौन सी प्रक्रिया देनी चाहिए, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो सीधा आप बड़े ऑप्शन की ओर जाइएगा। जो ऑप्शन बड़ा होगा उस वही उसका उत्तर करेक्ट होगा। देखिए बड़े ऑप्शन दिख रहा है, सीधा बड़ा ऑप्शन यही है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ट्रिक भी बताया है, अब केवल वाला ट्रिक तो आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ। जिस भी ऑप्शंस में केवल दिखेगा मैक्सिमम चांस है वो गलत होता है। और ये मैं शुरू से जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दो ट्रिक मैंने बता के रखा है, जैसे तुक्का मारना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भैया हमने तुक्का मारा, हमारा तुक्का सही हो गया, तो तुक्का भी ट्रिक होता है। क्लिनिकल बेस, जैसे कि भूमिका क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो ऑप्शन की हो जाना। जैसे आपको नहीं आ रहा है तब, अगर आपको आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो अपने पढ़ाई का इस्तेमाल करिए, अपने दिमाग का उपयोग करिए। नहीं आ रहा, नहीं पढ़े, नहीं पता है, तुक्का मारना है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन देखो, वही तुक्का मार दीजिए, आंख बंद कर। 90% उम्मीद है कि सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखिए, अब देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। बीसीजी, बीसीजी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था सैनी बैच, जब भी ये बीसीजी वर्ड आता था, हेपेटाइटिस और बीसीजी दो चीज़ आता था, बार बार बोलता था कि भैया बिहार में बीसीजी और हेपेटाइटिस का पैटर्न चल रहा है। क्योंकि इन्होंने ड्रेसर का पेपर करवाया, वहाँ पे पूछा 3-3 4-4 प्रश्न पूछा बीसीजी से, और क्या पूछा सर? हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस से, और स्टाफनेस का हुआ, वहाँ से पूछा हेपेटाइटिस और बीसीजी से। तो ये ट्रेंड चल रहा था बिहार का, तो यहाँ पे बनना तय था। तो ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी, देखिए ये भी आसान प्रश्न है, ये भी सैनी बैच में पढ़ाया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर जब मैं करवा रहा था वहाँ पे भी ये पढ़ाया हूँ। एक एक प्रश्न अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मुझे इतना समय नहीं है। देखिए यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में एएनएम की क्या भूमिका है? यहाँ पे भी लगभग बड़ा वाला ऑप्शन ही सही हो रहा है। देखिए इससे इन देखिए चारों में से
सबसे बड़ा ये है, अगर आप इस पे मारेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, सामुदायिक स्वास्थ्य यहाँ क्या बोला है, प्रणालियों को मजबूत करना और स्वास्थ्य शिक्षा को सेवाएं प्रदान करना, एनम। ठीक है, एनम है तो आप क्या करेंगे भैया, स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा को प्रदान करेंगे, तो इसका करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा। ये देखिए, सैनी बैच का डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि बताइए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI का मुख्य लक्षण क्या है, तो स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाता है, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। देखिए, प्रारंभिक सप्ताह, अब ये पूछा गया है कि प्रारंभिक सप्ताह में गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित कौन सी नैदानिक पद्धति, सैनी बैच का ही डायरेक्ट प्रश्न है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका। प्रसव के तीसरे चरण के दौरान देखभाल का प्राथमिक केंद्र क्या है। ठीक है, तीसरे चरण, जब मैं पढ़ा रहा था सैनी बैच मिडवाइफरी में, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, सब चरण के बारे में बताया था। थर्ड चरण, तो थर्ड चरण में क्या होता है, अपरा और प्रसवोत्तर रक्तस्राव की डिलीवरी का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना। ठीक है, अभी ये भी बताया हूँ, मेथर्जिन दवा के बारे में भी बताया था, दवा वाला जब मैं आपको पढ़ा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट की प्रभावकता का सर्वोत्तम संकेत है। स्वाद व्यवहार और क्लाइंट संतुष्ट में सकारात्मक परिवर्तन। होम विजिट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है मैंने। ठीक है, होम विजिट बैक टेक्निक सैनी बैच में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना, एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ज्वर को प्राय कैसे, फीवर वाला टॉपिक जब मैं पढ़ाया था, तो ये देखिए कितना आसान प्रश्न है। मतलब फीवर को आप प्राय कैसे मापते हैं, कैसे मापेंगे मापेंगे भैया, टेम्परेचर, शरीर का तापमान ही मापेंगे ना, और कैसे मापेंगे। देखिए, OPV का शून्य डोज पूछ लिया है, जन्म के समय या फिर जन्म से लेकर 15 दिनों के भीतर। कितना आसान प्रश्न है, ये भी मैंने बताया है। LH हार्मोन, ओव्यूलेशन, देखिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ठीक है, सैनी बैच में दिखा ही देता हूँ, चलिए। तो ये मिडवाइफरी का सैनी बैच का है। ठीक है, यहीं पे हमने आपको बताया था। हाँ ठीक है, ये देखिए फॉलिकल फेज में हमने आपको, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे मैंने बताया था, यहीं पे कहीं पे लिखा होगा। देखिए पूरा शुरू से पढ़ते हैं। फॉलिकल फेज मासिक चक्र के पहले 14 दिनों का चरण होता है। इसमें जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये FSH का स्राव करती है, FSH का स्राव करती है, जो ओवरी में आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी में परिवर्तन करता है, बदल देता है। उसके बाद जो टर्सरी फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करता है, तो ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मोटा और वास्कुलर बनाता है। 14वें दिन रक्त में एस्ट्रोजन चरम पर पहुंचने से, ठीक है, जो 14वें दिन एस्ट्रोजन की मात्रा ये चरम पर पहुंचती है, और उसके पहुंचने से क्या होता है, एलएच हार्मोन का स्राव बढ़ता है। ठीक है, एलएच का स्राव बढ़ता है, तो फॉलिकल क्या होता है, फट जाता है और अंडा ओवम मुक्त हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब भैया कि ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन करता है, एलएच करता है। तो यहीं से डायरेक्ट पूछा ना, पूरी की पूरी थियरी आप पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्न बना पाएंगे, और सैनी बैच में यही बताया गया है, पूरी की पूरी थियरी ही पढ़ाई गई है। ठीक है, अब देखिए एक भी चीज़ यहाँ से मैं छोड़ा ना हूँ, पूरा का पूरा फिगर के माध्यम से कैसे क्या करके हर एक चीज़, बहुत टॉपिक वाइज टॉपिक, बहुत ही अच्छे तरीके से सैनिवेश में सारे चीज़ को रखा हूँ। कहने का मतलब कंटेंट दमदार है, चमक धमक नहीं है भैया। अन्य लोगों की तुलना में मेरे पास चमक धमक नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, टीम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कंटेंट में क्वालिटी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा पूरी की पूरी सैनी बैच को। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो LH है। ठीक है, कौन है, LH है, LH ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब इन्होंने, हाँ इन्होंने सही किया है उत्तर। एंटीसेप्सिस ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब देखिए, किल वैक्सीन और आपका पूछ लिया यहाँ पे, डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी सजीव वैक्सीन है। ठीक है, लाइव वैक्सीन और किल वैक्सीन के बारे में पूछा है, तो साल्क वैक्सीन यही आपका नहीं है, बाकी ये भी है, मीजल्स भी है, मैंने बताया BCG भी है, ये सब जीवित टीके नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ पे डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी सजीव वैक्सीन है, तो ये आपका आपका ये सजीव वैक्सीन नहीं है। ठीक है, साल्क वैक्सीन।
अब ये पैरासीटामॉल दवा कब काम पूछा है, पैरासीटामॉल किसके काम में आता है, तो बुखार और बदन दर्द के काम में आता है। कुछ है ही नहीं, पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया हूँ, सबसे एनी बैच में पढ़ाया हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ नहीं पूछा है, शिशु ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ कौन सा नहीं है, तो शिशुओं में मोटापा बढ़ाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर या 2 सही है। ठीक है, थर्मामीटर को 70% ये आपका शुद्ध होता है। ठीक है, 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल यही आपका शुद्ध होता है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट शुद्धता ही पूछता है। जन्म के बाद ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए दी जाने वाला वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये देखिए, टीबी से ही 2-3 प्रश्न पूछ लिया ना, एक डॉट्स थेरेपी वाला, एक 2 तो टीके वाले पूछ लिया टीबी से ही। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, आप हर एक प्रश्न को देख सकते हो। भारत में ये भी, मैं सैनी बैच में कुल एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया सैनी बैच से। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष, जब मैं आपका कम्युनिटी पढ़ा रहा था, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रहा था CHN विषय में, हर एक बारे में ये बताया हूँ 1952 में। देख लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार पढ़ा चुका हूँ ये देखिए, संक्रामक अपशिष्ट या फिर एक्सपायरी दवाइयाँ या फिर जो भी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, टॉक्सिक मेडिसिन है, इन सभी का जो आप डिस्पोज करते हो किस बिन में, तो भैया पीला बिन में। ठीक है, रक्त से दूषित, ठीक है, शारीरिक तरल टिश्यू जो भी पदार्थ हैं, सब पीला बिन में जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कितना आसान प्रश्न है, मतलब दिमाग लगाने नहीं है। एनम, एनम का पेपर दे रहे हो तो एनम ही होगा ना। एंथ्रो, ये भी सेनिवेज का डायरेक्ट प्रश्न है, डायरेक्ट सेनिवेज का ये भी प्रश्न है बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए। ये भी सेनिवेज का मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है, अभी मैंने आपको दिखाया वहीं पे कि भैया आतर के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत निकल जाती है? एंडोमेट्रियम। अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए कहाँ गया भाई, ये यहाँ पे। ठीक है, इसको जब आप पढ़ेंगे, सेक्रेटरी, ये आपका मैंने जो स्रावी चरण पढ़ाया है, सेक्रेटरी फेज पढ़ाया है, प्री मासिक चरण, इसमें मैंने बताया एंडोमेट्रियम, ये देखिए एंडोमेट्रियम सिकुड़ता है और फिर मासिक शुरू होता है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, ये नष्ट होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम भी सिकुड़ने लगती है, नष्ट होने लगती है, फिर वो धीरे धीरे बाहर, अब जैसे ओवम फर्टिलाइज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एंडोमेट्रियम की दीवार परिपक्व होगी, मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंतजार करता है, भ्रूण का इंतजार करता है, भ्रूण जैसे ही आएगा उसका पालन पोषण यही करता है ना, एंडोमेट्रियम ही करता है। इलाज ओवम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो किस लिए रुकेगा भैया, किस लिए एंडोमेट्रियम को मोटा मोटा ताज़ा हष्ट पुष्ट बनाएगा? जब भ्रूण की ज़रूरत है ही नहीं, ओवम फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो ये क्या करता है भैया, फिर ये नष्ट होकर बाहर निकल जाता है। जब मैं जोर वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया, फीवर मैंने बताया, बुखार क्या होता है, फीवर क्या होता है, ज्वर क्या होता है। ठीक है, ज्वर क्या होता है, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, कुल मिलाकर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो ज्वर हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना बुखार कहलाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है सर? हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, इसी के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब सामान्य से ज़्यादा हो गया है, इसी को हम ज्वर बोलते हैं। ठीक है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर कोई बीमारी नहीं है। आप सोचो कि फीवर बुखार बीमारी तो नहीं, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, अब वो इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, कहीं पे कट गया या फिर सर्दी जुकाम के कारण भी इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे किसी भी कारणवश इन्फेक्शन हो गया, अंदरूनी इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया है, इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना तय है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। जुकाम हो रहा है तो इन्फेक्शन हो रहा है ना आपका, श्वास नली इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, तो टेम्परेचर आपके बॉडी में आ जाएगा, सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, जो सामान्य टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो ही जाएगा, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हुआ तो। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। देखिए लास्ट वाला प्रश्न, ये भी सैनी बैच का, ये एक एक प्रश्न है सैनी बैच, अब मुझे ढूंढने में समय लग रहा है। ठीक है, हालांकि मैं ढूंढ के पूरा दिखा भी सकता हूँ, एक एक प्रश्न सैनी बैच का है। ठीक है, एक एक प्रश्न सैनी बैच से बाहर नहीं गया है। ठीक है,
जो ये जो पेपर था 18 तारीख को, ठीक है, 17-18 3 दिन पेपर था, 17-18-19, तो ये 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आगे का शिफ्ट का पेपर दिखाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में। देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है, बाई वन ईयर गेट 2 ईयर, 1 साल का अगर आप लेते हो तो 2 साल के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, 1 साल का पैसा देना है, 2 साल के लिए आपको ये पास मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है, जो 299 रुपये में मिल रहा है। अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं SKMA12 तो आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 28 दिसंबर तक ऑफ़र है, इसको आप ले सकते हो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 28 तारीख तक ये दिसंबर है, ठीक है। पैसा वसूल सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का। जो भी अब देखिए टेक्स्ट बुक अब किसके लिए ज्वाइन करना है भैया, जैसे कि अभी पेपर रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो गया, ठीक है, तो रेलवे ग्रुप का 2 फेज़ का पेपर हो गया, तीसरा फेज़ स्टार्ट होगा, ठीक है, 4-6 जनवरी में स्टार्ट होगा तीसरा फेज़, ठीक है। तो अब रेलवे के कंटिन्यूअस पेपर हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के बाद फिर रेलवे का ALP का पेपर आ जाएगा, पैरामेडिकल का पेपर आ जाएगा, तो हर एक पेपर लगे हुए हैं। आपका अभी होमगार्ड का पेपर है, तो होमगार्ड का भी जैसे यहाँ पे कुछ लोग देना चाहते हैं यूपी होमगार्ड का, तो टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। SI का पेपर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेके आप हर एक प्रकार की भर्ती परीक्षा का, अब ये जैसे कि आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर एक प्रकार का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे फ्री दिया जाएगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो भी आपके जान पहचान के हैं, ठीक है, रेलवे, SSC, बैंक, SI, UPSI और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहा है उनको आप बता सकते हो कि भैया टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, पैसा वसूल सेल चल रहा है, मतलब 1 साल का अगर आप पास लेते हो 299 में तो 2 साल के लिए दिया जाएगा। इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में। शिफ्ट का पेपर हम देखेंगे भैया, नेक्स्ट शिफ्ट जो आपका पूछा गया है ये 17 तारीख को 2 बजे से पूछा गया है। इसमें क्या है सर, इसमें पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि निषेचित अंडे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो जाइगोट कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान प्रश्न है सर, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए काली खासिस, ठीक है, काली खासिस पर्टूसिस संक्रमण के मामले में बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखा जाता है क्योंकि डैश के माध्यम से फैलता है, तो किसके माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। कितना आसान प्रश्न है, पढ़ाया हूँ, एक एक प्रश्न पढ़ाया हूँ, आप बता ही नहीं सकते हो कि सर आपका पढ़ाया नहीं आया है। इंटरडर्मल रूट द्वारा लगाया जाता है BCG, कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा टीका मौखिक मार्ग से दिया जाता है, कितना आसान प्रश्न है, OPV, ठीक है। टीका का प्रश्न पूछा है ना, बहुत अच्छा पूछा है। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति का संकेतक है, तो मध्य ऊपरी भुजा परिधि, ठीक है। अभी उस शिफ्ट में दूसरे भाषा में पूछा था, यहाँ पे दूसरे भाषा में पूछा जा रहा है, 5 साल से वही जो मैंने आप उस वाले शिफ्ट में बताया था। सब सेंटर पर जो स्टॉक रजिस्टर है इसका रख रखाव का प्राथमिक उद्देश्य क्यों, मैं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट जब पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से ये भी बताया हूँ। औषधियों तथा आपूर्ति की उपलब्धता और मॉनिटरिंग करना हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट विषय का है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः संक्रमित एडीज से भैया क्या होता है, जीका वायरस रोग, ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एडीज प्रजाति के जो मच्छर हैं इनको काटने से फैलता है, तो भैया जीका वायरस, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर। देखिए ये भी कितना आसान प्रश्न है, अभी यहाँ पे भाषा बदल दिया, एक ही प्रश्न को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है, तो आप हर एक प्रश्न को देख सकते हो। कौन सा आहार गर्भवती महिला को एनीमिया के निवारण से मदद करता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां तथा संतरे का रस, ठीक है। बड़ा ऑप्शन देखिए, जैसे नहीं आ रहा है, नहीं पता है तो बड़ा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी पे बड़ा ऑप्शन से सही हो जाएगा। जैसे इसमें भी आपको तुक्का मारना है, बड़ा ऑप्शन देखिए सेकंड वाला बड़ा ऑप्शन है, सही हो जाएगा, तुक्का ही मारना है जैसे नहीं पता है। तो शिशु शिशु एवं बाल पोषण उपलब्ध कराने में इनम की भूमिका क्या है, तो स्तनपान पर परामर्श और मार्गदर्शन, कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। हर एक प्रश्न को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी इससे कोई दिक्कत है नहीं। आपकी भर्ती परीक्षा में भी ऐसे आसान प्रश्न आएंगे, लेकिन 5 ऑप्शन वाले आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा किशोर यौन शिक्षा का उचित घटक नहीं है, किशोरों को यौनिकता से संबंधित प्रश्नों को दबाने का प्रशिक्षण विपरीत बोल रहा है, ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संचारी रोग से ग्रस्त रोगी की देखभाल में पहला कदम क्या है, तो बड़ा ऑप्शन देखिए पहला कदम क्या है, ठीक है, बड़ा ऑप्शन से आपका देखिए आइसोलेशन प्रदान करना, इन्फेक्शन नियंत्रण उपायों का पालन करना।
निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी का लक्षण है? तो मसूड़े में रक्तस्राव। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, एक दवा का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाती हैं। यह दवा अंतःशिरीय विधि से दी जानी है। दवा देने के किस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया? तो सही मार्ग, सही रूट नहीं। अब IV देना है तो ये IM दे दी। तो भैया सही रूट का इस्तेमाल 5 राइट मैंने पढ़ाया है सन्निवेश में बहुत अच्छे से 5 राइट के बारे में। लेशमैनियासिस ये परजीवी रोग है किसकी? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका देखिए कितना आसान प्रश्न है। बहुत वही पूछा है कि खाद्य अपमिश्रण क्या है? तो खाद्य पदार्थों में जानबूझकर, ये भी सेनिवेज का है, ये मत सोचो सेनिवेज का नहीं है, सेनिवेज का ही पूछा गया। 1 से 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? जो मैंने आपको टेबल अभी दिखाया था उसी टेबल से पूछा गया है। 13 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर 13 ग्राम सही है। ठीक है, अब इन्होंने कौन सा उत्तर मारा है? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम नहीं होगा भैया, 13 ग्राम है। ठीक है, सही कर लेना। ठीक है, आप ये 13 ग्राम इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 9 महीने की आयु में दिया जाता है? MMR। ठीक है, टेस्ट में भी मैंने कई बार ये प्रश्न पूछा है आप लोगों से। तो कितना आसान प्रश्न पूछा है, ये आप सभी देख लेना। देखिए संक्रामक अपशिष्ट के निपटान के लिए निम्नलिखित में कौन सी उचित विधि है? इंसिलेशन। ये आपका शायद UP TRPSS में भी पूछा गया था। समान आवर्त चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 28 दिन। कितना आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व शिशु के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है पूछा है। विटामिन D है, आयरन है, प्रोटीन है, लेकिन ट्रांस वसा नहीं है। ठीक है, ट्रांस वसा की जरूरत नहीं होती है। संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण है? रोगों का रोगी का जो आइसोलेशन कर देना, पृथक्करण कर देना। ठीक है, कंगारू मदर केयर विशेष रूप से देखिए पूछा जा रहा है। कम वजन, ठीक है, जो मैंने आपको KMC बताया ना, कम वजन वाले शिशुओं के लिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सब सेंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? पूछा जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा और मातृ देखभाल का संचालन। प्रसव की तैयारी का उद्देश्य क्या है? जन्म प्लान बनाना। निम्नलिखित में कौन सा यौन में खरजू, ठीक है, इचिंग का संक्रमण। कुल मिलाकर आप हर एक प्रश्न को देखते जाइए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको अगर आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, पूछा जा रहा है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। ये भी मैंने आपको एनाटॉमी वाला सेशन जब पढ़ा रहा था तो ये भी पढ़ाया हूँ, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये 60 प्रश्न है, देख लेना अच्छे से। 45, 50। ठीक है, इसका PDF भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप लोग देख लेना। अब जिनका है भैया उनसे पूछ के भेजूंगा। एंटीपायरेटिक दवा के बारे में पूछा गया, ज्वर की। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवा फीवर के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा, मतलब कहने का मतलब है आसान प्रश्न आया है और सेनिवेश से आया है। मैं तो यही बोलूँगा, आप पढ़ लेना। जो लोग पेपर दे के आई हैं बिहार का, ठीक है, एक बार सेनिवेश पढ़ लेना ढंग से, समझ में आ जाएगा कि सर पूरा तो पूरा वहीं से ही है, बाहर तो है ही नहीं कहीं से भी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो भैया आपको फिर से यही बोलूँगा कि थियरी पढ़ के जाना। ठीक है, अच्छा स्कोर आएगा आपका NM 52-72 में। ठीक है, प्रश्न रट के मत जाना, थियरी पढ़ के जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।